आपको पिछला दिन बताया गया कि था कि सह संयोजन बंधन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को हम कहते हैं ध्रुवीय सह संयोजन बंधन और एक को कहा जाता है अध्रुवीय सह संयोजन बंधन। आप एक नंबर हीडिंग डाले हैं शायद, ए नंबर। जो हेडिंग नहीं डाले हैं डाल दीजिए। ध्रुवीय सह संयोजन बंधन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखो, सुनना इधर पर ध्यान से। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एकल सह संयोजन बंधन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है और हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करता है इसके तरफ तो हाइड्रोजन महसूस करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को कोई लेकर भाग रहा है, जिसके कारण इस पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है और इस पर आंशिक ऋण आवेश। तो वह सभी सह संयोजन बंधन जिसमें आबंधित परमाणु पर आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए, यही सह संयोजन बंधन कैसा बंधन कहलाएगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका परिभाषा क्या देंगे बताओ तो? हम यहां लिख सकते हैं, सुनिए। वह सह संयोजन बंधन जिसका निर्माण दो ऐसे परमाणुओं के बीच होता है, दो ऐसे अधातु परमाणुओं के बीच होता है जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता आपस में समान नहीं होती है। क्योंकि वैद्युत ऋणात्मकता आपस में समान हो जाएगी, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, बताओ आबंधित इलेक्ट्रॉन ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, ना इधर चार्ज उत्पन्न होगा ना इधर चार्ज उत्पन्न होगा, तो ये कहलाएगा नन पोलर अध्रुवीय। मतलब दो समान वैद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के बीच जब सहसंयोजन बंधन बनता है तो वो अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन हो जाएगा। और जब दो अलग अलग वैद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है ये? तो परिभाषा लिखेंगे इसका। पहले आप परिभाषा लिखिए, बाद में ये एग्जाम्पल उतारिएगा। लिखें लिखेंगे जब अलग अलग वैद्युत ऋणात्मकता वाले जब अलग अलग वैद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणु के बीच सह संयोजन बंधन का निर्माण होता है तो उसे ध्रुवीय सह संयोजन बंधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए तो। क्या एक ही एग्जाम्पल होगा इसका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का, कि और भी हो सकता है? और भी हो सकता है, तो अगला कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये 12th में अभी जस्ट पढ़ाया गया है और इसी टाइप का बात आपको आज से लेकर कल तक में पढ़ाया जाएगा। आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, उसको उस चीज का जरूरत पड़ रहा है, बस यही अंतर है। आप लोग को खिस्सा करने से फुर्सत नहीं मिलता है, फिर 12th में जाएगा तो यही चीज सीखते रहिएगा, जीवन भर एक ही चीज सीखते रहिए।
दूसरा एग्जांपल है इसका H2O। H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है। इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फिर इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि यहां पर दो बंधन है ना, इस बंधन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इस बंधन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो बताइए ये दोनों बंधन कैसा कहलाएगा? ये दोनों का दोनों बंधन ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन कहलाएगा। उतारेंगे। अच्छा HF, क्या HF नहीं है ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन? H और F के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इसके तरफ, क्लोरीन की तरफ। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट किया है? ऑक्सीजन के तरफ। तीन नंबर हेडिंग डालेंगे अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, नन पोलर, ऐसे। नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लिखेंगे जब सहसंयोजन बंधन का निर्माण, जब जब सहसंयोजन बंधन का निर्माण, बैठ जाओ, जब सहसंयोजन बंधन का निर्माण दो समान वैद्युत ऋणात्मकता वाले, दो समान वैद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के बीच होता है, के बीच होता है, तो उसे अध्रुवीय सुनो इधर, ध्रुवीय ऐसे लिखाता है। सही कीजिए तो, हेडिंग भी, दोनों हेडिंग, ऊपर वाला बीच वाला। उसे अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? Cl2, C और Cl के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। F2, क्लोरीन फ्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है? अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन का, क्योंकि यहां पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, यहां भी 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 नहीं होगा। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहां है? बीचों बीच, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बराबर रूप से ना दोनों तरफ से खींचा जाएगा। अब तुमको हम एक चीज समझाते हैं। यहां पर वैद्युत ऋणात्मकता पढ़े थे ना आप, याद कीजिए आवर्त सारणी में। आपको याद है वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताया गया था कि
किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता घटता है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं। आप कैसे समझेंगे कि किसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी बराबर है। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा नोट्स लिखाते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, इसका बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगा अगले क्लास में। अगले क्लास में नहीं, अगला चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण नाम सुने होंगे, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, इसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत जरूरत पड़ेगा इसका, जो अब लिखा रहे हैं। तो लिखिए, तो नोट नोट का पहला बात, नोट में ना वैद्युत ऋणात्मकता से संबंधित बहुत सारा बात हम लोग लिखेंगे, उसमें सबसे पहला बात लिखिए, लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी में, नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर वैद्युत ऋणात्मकता घट जाता है। ये नोट्स पूरा इसलिए लिखाया जा रहा है ताकि आप पहचान कर सकें कि किसकी वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी और किसकी कम होगी। अब बताइए, एक ही वर्ग का यदि दो तत्व एक साथ आ रहा है तो आप पता कर लेंगे कि किसका वैद्युत ऋणात्मकता अधिक और किसका कम होगा, हाँ या ना। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। जैसे तुम दूसरा आवर्त लो, दूसरा आवर्त में कुछ तत्व को लो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखो बाएं से दाएं जा रहे हैं, बताओ सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक कौन होगा। क्लोरीन की सबसे अधिक, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, और इस चार में सबसे कम कार्बन होगा कि नहीं। एग्जाम्पल लिख दीजिए, और सुनो, धातु की वैद्युत ऋणात्मकता अधातु से हमेशा कम होता है। इसका मतलब धातु का कम होता है और अधातु का ज्यादा होता है। ऐसे भी समझिए ना, धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और वैद्युत ऋणात्मकता जो है वो गुण है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम तो अधातु जनरली करता है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट में कि अधातु परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता धातु परमाणु से अधिक होता है, या इसी का उल्टा बोले तो बोलेंगे धातु परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता अधातु परमाणु से कम होता है। तो कोई एक पॉइंट लिख लीजिए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। लिखेंगे तीसरा पॉइंट, अधातु की वैद्युत ऋणात्मकता, अधातु की वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता साथ लिखाता है ऐसे, वैद्युत ऋणात्मकता अधातु की वैद्युत ऋणात्मकता धातु परमाणु से अधिक होता है। यह हो गया आपका तीसरा बात। चौथा बात लिखिए, एगो देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन
एगो बड़ा विचित्र टाइप का चीज होता है केमिस्ट्री में, ये इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है। तो यहां पर वैद्युत ऋणात्मकता को समझिए, किसी भी धातु का वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से कम होता है। फिर से सुनिए, धातु की, किसी भी धातु की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से कम होता है, और किसी भी अधातु की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होता है। यहाँ दो पॉइंट आ गया, ये उल्टा सीधा नहीं है, एक धातु की बात हो रही है और एक अधातु की बात हो रही है, तो इसका चौथा पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता, हाइड्रोजन परमाणु की वैद्युत, ऐसे लिखिए हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे लिखो ना एच परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता धातु परमाणु से अधिक होता है और अधातु परमाणु से, ये एक ही पॉइंट में दोनों को लिख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता धातु परमाणु से अधिक होता है, जबकि अधातु परमाणु से, जबकि अधातु परमाणु से कम होता है। मतलब यहां पर हम क्या कह रहे हैं उसको देखिए। आप याद करो, वैद्युत ऋणात्मकता को हम एक्स से सूचित करते थे, तो वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, किससे? मेटल से। इसको इसको पढ़ेंगे, सुनो इधर, हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता, और इसको क्या पढ़ेंगे? मेटल की वैद्युत ऋणात्मकता। और यहीं पर यदि हम एक्स एच लिखें, यानी हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, तो ये कम हो जाएगा किससे? नॉन मेटल से। समझ में आया? तो ये लिख लो तो नीचे, शॉर्टली हम लोग इस तरह से सूचित करेंगे इसको। हो गया यहां तक लिखा होगा। अब पांचवा पांचवा होगा ना, पांचवा और लास्ट बात सुनिए। तुम ये चीज हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। 118 एलिमेंट का अभी तक खोज हुआ है ना, इस 118 में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन, सबका गुरु होता है वैद्युत ऋणात्मकता में। सेकेंड स्थान पर, मतलब द्वितीय स्थान पर वैद्युत ऋणात्मकता में आता है ऑक्सीजन, और तृतीय स्थान पर आता है नाइट्रोजन। यानी हम यहां पर चौथा बात ये लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इसको देखिए। पांचवा में यहां कोई भाषा नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। और आप ये भी जानिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन जो होता है ना, ये लगभग इक्वल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन के। लेकिन यदि पूछेगा कि लगभग बराबर होता है, सॉरी लगभग बराबर होता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग बराबर होता है, लेकिन पूछे कि लगभग बराबर होता है मतलब तनियो मनी अंतर होगा ना, तो तनी मनी अंतर होता है तो नाइट्रोजन का अधिक होता है और क्लोरीन का कम होता है। यही बात समझ में? तो अब पांचवा पॉइंट में एक स्टार देके ये लिख लीजिए और एक स्टार देके ये लिख लीजिए। द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन होल पेरियोडिक टेबल कौन है? फ्लोरीन। याद रखना, सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, द्वितीय स्थान पर ऑक्सीजन, तृतीय स्थान पर नाइट्रोजन। इसका जरूरत अब देखना आगे कितना पड़ेगा, अभी नहीं, जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे इसका जरूरत पड़ेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड कोई भी हो। अब ये लगभग बराबर का साइन है। अब बताओ, दो परमाणु के बीच, अच्छा एक और चीज, कार्बन और हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता आपस में लगभग समान होता है, ये भी लिख लीजिए। छठा में लिखिए तो लिखेंगे कार्बन, ऐसे लिखो कार्बन परमाणु
तथा हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता आपस में लगभग समान होती है। कार्बन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता आपस में लगभग समान होती है। और जान लो इसी वजह से ना तुम पेट्रोल से जब हाथ धोते हो, जब मोबिल उबिल लग जाता है तो हाथ से वो छूट जाता है मोबिल। अब पानी से धोओगे तो पानी से नहीं छूटेगा। इस सब के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है ये सब आगे आएगा। अभी पहले आप पढ़िए, हम खाली का तरीका बता दिए, कारण बता दिए ताकि आपको समझ में आए कि ये सब याद रखना जरूरी है। अच्छा ये आप लिखे कि लगभग समान होता है, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि तनियो मनी यदि अंतर है, तनी मनी ज्यादा किसका होगा? कार्बन का ज्यादा होगा, क्योंकि आप ऊपर लिख चुके हैं और धातु का वैद्युत ऋणात्मकता अधिक और हाइड्रोजन का कम होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये था वैद्युत ऋणात्मकता से संबंधित बात। अब आप हेडिंग डालेंगे सह संयोजकता। सह संयोजकता, कोवैलेंसी। इससे पहले जो तुम पढ़े थे वो कोवैलेंसी नहीं था, वो वैलेंसी था, संयोजकता। अभी क्या पढ़ रहे हैं? कोवैलेंसी, सह संयोजकता। देखो अभी आप 11th में आज पहली बार सुने हैं नाम इसका, सह संयोजकता। क्या इससे पहले भी सह संयोजकता सुने थे? हो सकता है सुने हो, लेकिन अभी देखिए 12th का क्लास अभी जस्ट खत्म हुआ है, इसमें सह संयोजकता का बात हुआ होगा। देखो कोवैलेंसी का बात हुआ है साथ। अब आप 12th में जाइएगा, हम कहेंगे कोवैलेंसी साथ है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कोवैलेंसी क्या है। इसीलिए 12th पढ़ना, इसीलिए 11th को ढंग से पढ़ना जरूरी होता है। चलिए अब ये कोवैलेंसी क्या होता है पहले आप इसको सुनो, सुनो पहले। आयनिक बंधन बनाने के लिए कोई भी धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह कहलाता है संयोजकता, जो कि धनात्मक होता है। और आयनिक बंधन बनाने के लिए अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यह उसका कहलाता है संयोजकता, लेकिन वो संयोजकता ऋणात्मक होता है। तो धातु का संयोजकता धनात्मक होता है और अधातु का संयोजकता ऋणात्मक होता है। तो जब एक धातु परमाणु और एक अधातु परमाणु आपस में बंधन बनाए तो आयनिक बंधन का निर्माण होता है, और आयनिक बंधन इस प्लस और माइनस के कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो चार्ज है यही इसका संयोजकता कहलाता है। आई बात समझ में? लेकिन जब दो अधातु परमाणु आपस में बंधन का निर्माण करते हैं, जैसे क्लोरीन के साथ क्लोरीन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं होता है, यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। उस साझेदारी में अधातु परमाणु जब सह संयोजन बंधन का निर्माण करता है तो साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? सह संयोजकता। देखो संयोजकता से बनता है आयनिक बंधन और सह संयोजकता से बनता है सह संयोजक बंधन। अब आया बात समझ में कहां से ये नाम आया है? और सह संयोजक बंधन कैसे बनेगा? जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। तो हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अधातु परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो सह संयोजन बंधन बनाने में भाग लेते हैं उसे उस परमाणु की सहसंयोजकता कहते हैं, उसी संख्या को उस परमाणु की सहसंयोजकता कहते हैं। या फिर यूं कहें कि अधातु परमाणु किसी दूसरे परमाणु से बंधन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या सहसंयोजकता यानी कोवैलेंसी कहलाती है। क्लियर हुआ ये? तो दीजिए लिखिए, तो लिखेंगे अधातु परमाणु, अधातु परमाणु, अधातु परमाणु सह संयोजन बंधन बनाने के लिए अधातु परमाणु सह संयोजन बंधन बनाने के लिए किसी दूसरे परमाणु के साथ अधातु परमाणु सह संयोजन बंधन बनाने के लिए किसी दूसरे परमाणु के साथ
जितनी संख्या में अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जितनी संख्या में अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, वो दीर्घिकार होगा की में, यहां पर की में को दीर्घिकार, हाँ, साझेदारी करता है, उसे उस परमाणु की, उसे उस परमाणु की सह संयोजकता कहते हैं, उसे उस परमाणु की सह संयोजकता कहते हैं। नीचे लिखेंगे सह संयोजकता बराबर, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, सह संयोजकता बराबर होता है बाबू 8 माइनस वर्ग संख्या। सह संयोजकता फॉर्मूला क्या होता है? 8 माइनस वर्ग संख्या। खाली ध्यान रहे ये वर्ग रोमन वाला होना चाहिए, याद है 4a 5a। और दूसरी बात, यह फॉर्मूला वैलिड है, वैलिड फॉर 4a ग्रुप, 5a ग्रुप, 6a ग्रुप एंड 7a ग्रुप। 8 ग्रुप के लिए भी 8 ग्रुप के लिए क्या वैलिड रहेगा? 8वां वर्ग में 8 में 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो उसकी ससंयुजता कितनी हो जाएगी? 0। 8वां वर्ग में सब अक्रिय गैस है तो कहां से बंधन बनाएगा? वैलिड का मतलब होता है कि यह फॉर्मूला आप मान्य कर सकते हैं किस किस तत्व के लिए, जो वर्ग 4 में है, वर्ग 5 में है, वर्ग 6 में है, वर्ग 7 में है, मतलब 7a 4a 5a इसमें। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। लिख चुके आप यहां तक? चलिए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि वर्ग 4a 5a 6a 7a कहां है। इधर देखिए, यदि आपको याद हो, इसी को हम लोग कहते हैं 14वां वर्ग को ही ना 4a कहा जाता है। ये 5a, ये 6a, ये 7a और ये 8a, सब में a लगा हुआ है। अब वर्ग कार्बन, अब जैसे तुमसे कोई कहे कि कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि कार्बन चौथा वर्ग का तत्व है रोमन में, और सहसंयोजकता बराबर होता है 8 माइनस वर्ग संख्या, यानी 8 माइनस 4 बराबर कितना? 4। इसका मतलब ये हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। तब जाके इसका स्टेक पूरा होगा। फास्फोरस का यदि कोई पूछे तो फास्फोरस देखो 5वां वर्ग का है, तो 5, सॉरी 8 माइनस 5 यानी कितना? यानी फास्फोरस 3 बंधन बनाएगा। सल्फर को देखो, सल्फर 16वां यानी 6a का तत्व है, तो 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से क्या सह संयोजकता निकाला नहीं जा सकता है? तो हम एक काम करते हैं, आपको कुछ अभी वर्क देते हैं, आप खुद से कीजिए। चलो लिखो तो। इधर हम लिखते हैं एलिमेंट्स, यहां पर हम लिखते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर का मतलब हुआ वर्ग संख्या। यहां पर हम लिखते हैं 8 माइनस ग्रुप नंबर, जो क्या निकलेगा? सहसंयोजकता कोवैलेंसी। फटाफट निकालो तो। कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का,
सल्फर का, फास्फोरस का, इतना का निकालो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे? फास्फोरस का और फ्लोरीन का। इतना निकालो तो। अब बताओ, इसमें यदि हम तुमको वर्ग संख्या बता दें तो ये काम तो बहुत आसान हो जाता है। इसके हिसाब से वर्ग संख्या तो तुमको अपने ने याद रखना पड़ेगा। वो जो तुमको इतना बताए थे, कैसी गीत सुनाओ प्रभु 14वां वर्ग के लिए, 4A उसी को नहीं कहते हैं। ये 4A ग्रुप का है। याद करो, ओस से टीपो या ओ सनम से तेरे पोल खोल देंगे, ये 16वां वर्ग हुआ करता था 6 से। तो ये हो जाएगा 6A। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, 15वां वर्ग 5A, 6A, ये 5A और ये 7A। अब बताइए, यहाँ 8 - 4 करेंगे, यहाँ 8 - 6 करेंगे, यहाँ 8 - 5 करेंगे, यहाँ 8 - 4 6 होगा, यहाँ 8 - 5 होगा और यहाँ 8 - 7 होगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, सॉरी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब बताओ कि इस तरीके से तुमको पहले ही नहीं पता चल जाएगा कि कौन परमाणु कितना बंधन बनाएगा? नीचे फिर लिखाना शुरू करें। लिखिए नोट। लिखेंगे किसी परमाणु की सहसंयोजकता, किसी परमाणु की सहसंयोजकता प्रायः प्रायः उस परमाणु के प्रायः उस परमाणु के उस परमाणु के एस स्मॉल एस तथा पी कक्षक एस तथा पी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब जो जोड़ा में नहीं है, अकेला है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। हो गया लिखा हुआ? अब जो बात आप लिखे हैं, इस बात का पहले मतलब समझिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 8। थोड़ा कन्फिग्रेशन बताओ। 1s2, 2s2, 2p4, यही नहीं लिखेंगे? और करके यदि नोबेल गैस वाइज लिखें तो लिखेंगे हीलियम 2s2, 2p4। हाँ या ना? इसका बाहरी कक्षा दूसरा है, नहीं है दूसरा, और उसमें एस और पी है। एस में डब्बा कितना बनता है? एस में डब्बा बनता है 1, पी में डब्बा बनता है 3, डी में डब्बा बनता है 5, क्योंकि एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है। तो हम पी में बना देते हैं कितना? 3। अब इलेक्ट्रॉन सजाइए तो इसमें दूसरा कक्षा के एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, ऐसे ही ना भरेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे भरते थे याद कीजिए तो आप। पहले एक एक करके 1 2 3, वापस आइए 4। अब बताओ तो ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, ये दोनों तो अयुग्मित रह गया।
अनपेयर्ड रह गया, तो यहां हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? यूई। मतलब कितना हो गया? देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो तुम चेक कर लो ऑक्सीजन की सहसंयोजकता भी 2 है। चेक करो, नहीं है 2। अब आप जो बात लिखे हैं उसको फिर से समझिए। अभी आप लिखे हैं कि किसी परमाणु की सहसंयोजकता प्रायः उस परमाणु के बाहरी कक्षा के एस तथा पी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के, थोड़ा सा सुधार कीजिए तो पहले इसमें। एक बार देखिए, वो बाहरी कक्षक लिखना भूल गए। किसी परमाणु की सहसंयोजकता प्रायः उस परमाणु के बाहरी कक्षक, उस परमाणु के बाहरी कक्षक के, बस यही 3 चीज, बाहरी कक्षक के एस तथा पी, अरे कक्षक नहीं होगा यार, बाहरी कक्षा होगा। एक बार जब गलती होता है ना सुधारने में, फिर गलत तो होते ही है। आपको बीच में लिखना था कौन चीज? बाहरी कक्षा के, बस इतना ही। अब हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी परमाणु की सहसंयोजकता प्रायः उस परमाणु के बाहरी कक्षा के एस तथा पी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब ये सेंटेंस सही है। अब बताइए, इस परमाणु का बाहरी कक्षा दूसरा कक्षा है, दूसरा कक्षा के एस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन पी में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो बताइए इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। तो इसकी सहसंयोजकता भी कितनी हो गई? इसकी सहसंयोजकता हो गया 2। देखो क्लास का संयोग देखो कैसा है। इसी टाइप का बात पूरे अभी चल रहा है 12th में। देखिए इधर खाली उसी से संबंधित बात है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, कोवैलेंसी 1। आगे देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, कोवैलेंसी 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, कोवैलेंसी 5। देख रहे हो, यही सब ना अभी चल रहा है। तो आज पहली बार आया, तुम पहली बार नहीं सीखना हो, 12th में मुंह छोड़ के गिर जाओगे, मुंह कान फट जाएगा। इसीलिए कहते हैं ध्यान देने। शांत रहते हैं तो पढ़ाने में कितना सुविधा होता है और कितना ढंग से पढ़ाई होता है। अब बानर की तरह करते रहते हैं, बिना मतलब का पिटाएंगे सो अलग, रंग बिरंग का बात कहेंगे सो अलग। इस सब का लाज होना चाहिए आप सबको, चाहे लड़का हो या लड़की। तो उस सब का लाज आप में नहीं है, हम फील किए हैं पिछला कुछ क्लास में। आपको बस डर खाली मार से लगता है, तो अब सिर्फ मार ही लगेगा। हिस्सा करते देखेंगे, नीचे उतरेंगे, पीट के प्यार से 10 लाठी दे के यहाँ फिर आ जाएंगे। रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, कल से नहीं आइए, मंजूर है, लेकिन क्लास में रह के नौटंकी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग धीरे धीरे सिस्टम को इतना ज्यादा अपने ग्रिप में ले लिए कि पढ़ाने देते ही नहीं है यार। आज एक बार भी बोलना नहीं पड़ा है, शांत रही। पढ़ाई कितना ढंग से हुआ है, हम भी नहीं थके, कितना ढंग से पढ़ाई हुआ। बाकी के रिकॉर्ड में देखिएगा ना, कोई एक रिकॉर्डिंग तुम में से कोई यदि देखता होगा, देखना, यानी गिनना तो कितना बार बोल रहे होंगे चुप रहो चुप रहो, कम से कम 30 से 35 बार एक क्लास में बोला जाता है। तो पागल किए हुए रहते हैं। तो व्यवस्था सुधर गया है, अब हमको समझ में आ गया कि आप सुधार में आप चुप कैसे रहेंगे, चुप रह लेंगे आप। चलिए इसको लिख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद कल कुछ काम करके लाइएगा। जैसे हम ऑक्सीजन के लिए काम किए हैं ना, वही काम आप करके लाइएगा फ्लोरीन के लिए। समझ गए? फ्लोरीन के लिए काम कीजिएगा, यही काम आपको करके लाना है किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। और जब ये दोनों काम हो जाए तब आप करके लाइएगा कार्बन के लिए, तब आप यहां पर फंसीएगा, तब फिर हम इसके बारे में बता के फिर आगे का बात बताएंगे। फ्लोरीन और नाइट्रोजन में नहीं फंसिएगा, देखिएगा इसमें फंस जाइएगा। अच्छा एक चीज बताओ, बाहरी कक्षा का यही सब इलेक्ट्रॉन है, 2 गो एस में और 4 गो पी में, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। ये 2 गो बंधन बना लिया, बताओ 2 गो पेयर बच गया। इसका मतलब है कि सहसंयोजकता 2 होगा और इस पर लोन पेयर। आप याद है जब भी ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाया है तो 2 लोन पेयर आया है, नहीं आया? H2O में 2 लोन पेयर आया था कि नहीं आया था? यही पेयर्ड है, यही लोन पेयर कहलाता है। क्योंकि वो पहले से पेयर्ड है, बंधन नहीं बनाएगा। जो पहले से अनपेयर्ड है, पेयर करने के लिए दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा,
तो बंधन बना लेगा। जो बंधन बना लिया उसको हम लोन पेयर नहीं कह सकते, वो आबंध जोड़ी कहला जाएगा, बॉन्ड पेयर कहला जाएगा। तो यहां पर बॉन्ड पेयर मत लिख देना, काहे कि बॉन्ड अभी बना नहीं है ना। लोन पेयर दिखा सकते हैं, बॉन्ड पेयर दिखा नहीं सकते। तो जो होमवर्क दिया गया है, क्या उम्मीद करें कि आपसे हो जाएगा। आइए कल। अरे सुनो, एक मिनट रुको, उधर बैठो थोड़ा। तब अपना अपना आइडेंटिटी पेज निकालो तो।